समग्र बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। पिछले वीडियो में आपने देखा कि 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियां समुद्र के रास्ते से भारत व्यापार करने के लिए आई, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी उद्देश्य भारत में व्यापार करना था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। आइए इसकी कहानी जानते व समझते हैं कि किस प्रकार उन्होंने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की ताकत कमजोर होने लगी। धीरे धीरे कई प्रांतीय और क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। इनमें प्रमुख रूप से बंगाल, जिसमें वर्तमान बिहार व उड़ीसा शामिल है, अवध प्रांत, हैदराबाद, मैसूर और मराठा शामिल थे। इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया। उसी समय विश्व में उपनिवेश की स्थापना के लिए और व्यापार में अधिक लाभ कमाने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध चल रहे थे। दोनों देशों के बीच निरंतर युद्ध होते रहे। व्यापारी इतने समृद्ध हो गए थे, इतने अमीर हो गए थे कि उनका अपने देश की शासन सत्ता में भी दखल होने लगा था। राजा भी अपने देश की कंपनियों का पूर्ण सहयोग और समर्थन करते थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, उपनिवेश राज्य क्या हैं और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं? आइए इसको इस प्रकार समझते हैं। जैसे यह पहला देश आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इसके सैनिकों ने जाकर दूसरे देश पर अपना अधिकार जमा किया। इस प्रकार से यह जो दूसरा देश है, यह पहले देश का उपनिवेश कहलाता है। इसमें मुख्य देश लगातार उन्नति करते जाते हैं, क्योंकि वह उपनिवेश राज्य के समस्त संसाधनों का उपयोग अपने हित में करते हैं और औपनिवेशिक राज्य लगातार अवनति की ओर जाने लगते हैं। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश क्यों बनाया? पहला कारण, जो प्रमुख कारण था, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब उस अभियान से है जो उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में कल कारखाने लग गए, जिससे कच्चे माल की खपत बढ़ गई। अंग्रेज भारत को कच्चे माल की आपूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। दूसरा कारण नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा आदि की खेती कर दूर दूर तक उनका व्यापार करना था। और तीसरा कारण भारत की खनिज संपदा का दोहन करके लोहा, कोयला आदि की खदानें खोदना चाहते थे, जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। और इन सामानों को ले जाने के लिए उन्होंने भारत में रेलवे लाइनें बिछवाईं और बहुत सारी सड़कों का भी निर्माण कराया। भारत में व्यापार को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कंपनी को प्रशासन की जरूरत महसूस हुई और इसलिए उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था भी भारत में कायम किया, ताकि भारतीयों पर नियंत्रण कर सकें और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। कंपनी के भारत में व्यापार की नीति को आइए देखते हैं। जैसे उन्होंने भारत में कपास की खेती से कच्चा माल रुई प्राप्त किया और उसको जहाज़ों के माध्यम से इंग्लैंड
के कारखानों में भेज दिया। इंग्लैंड में उस कच्चे माल रुई से कपड़ा तैयार हुआ और तैयार कपड़े को पुनः भारतीय बाजारों में व्यापार करने के लिए भेजा गया और अधिक दामों में बेच करके कंपनी खूब मुनाफा कमाती थी। भारत के बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि विदेशी कारखानों में उत्पादन मशीनों द्वारा होता था, जिससे लागत भी कम होती थी और उत्पादन में समय भी कम लगता था, जबकि भारतीय बुनकरों और जुलाहों द्वारा उत्पादन करने में ज़्यादा समय और लागत भी लगता था। भारत के जुलाहों तथा बुनकरों की दशा कंपनी के व्यापार के कारण बहुत ही शोचनीय तथा दयनीय हो चुकी थी। भारत में नील, कॉफ़ी, चाय की बागानी लगाती तथा इन्हें सस्ते दामों में खरीदकर इंग्लैंड के कारखानों में भेजती और वहां से फिर तैयार माल को भारत ला करके महंगे दामों में बेचकर अधिकाधिक मुनाफा कमाती। साम दाम दंड व भेद की नीति अपनाकर लॉर्ड क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत भारत में बढ़ाई और वहीं डुप्ले के नेतृत्व में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपना प्रभाव स्थापित किया। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों का हाल कुछ इस प्रकार रहा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। बंदरबांट की कहानी आप जानते होंगे। दो बिल्ली एक रोटी के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे थे, जिसका फायदा उठाकर बंदर उस रोटी को चट कर गया। देशी राजा और नवाब आपस में उत्तराधिकार और संपत्ति के लिए, राज्य के विस्तार के लिए लड़ते रहे और कंपनियां इनके मामलों में टांग अड़ा करके फायदा उठाती रहीं। यूरोपियों के पास मजबूत नौसेना थी तथा उनकी सेनाएं बंदूकों और तोपों से सुसज्जित थी। साथ ही साथ यूरोप की जो कंपनियों की सेना थी वो नियमित रूप से परेड और सैन्याभ्यास करती थी तथा ये सेनाएं अनुशासित भी थी। यही कारण है कि यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं के मुकाबले भारी था, जिसका लाभ उठाकर कंपनियों ने भारत में अपना प्रभाव जमाया। कंपनी राजा की सैनिक सहायता के बदले धन वसूला करती और उस धन से अपना व्यापार बढ़ाती थी। कई बार कंपनी ने राजा से जीते हुए राज्य के इलाके भी ले लिए और उस इलाके के गांव व शहरों से लगान वसूल कर कंपनी का व्यापार बढ़ाती और सेना का खर्च भी चलाती थी। भारत में इन कंपनियों ने जमीन लेकर अपनी कोठियां स्थापित की और उन कोठियों की सशस्त्र किलेबंदी भी की और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियों में आपस में कई बार युद्ध भी होते रहे। इन कंपनियों ने 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े, जिसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। सन 1760 ईस्वी में वारनिवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार गए और उसके बाद फ्रांसीसियों का मुख्य ध्यान सिर्फ व्यापारिक कार्य तक ही रह गया और उन्होंने अपने को व्यापार तक ही सीमित कर लिया। कर्नाटक युद्ध का कालक्रम इस प्रकार है।